वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस सिविक्स के प्रैक्टिस सीरीज 7 के अंतर्गत हम लोग केंद्रीय व राज्य शासन व्यवस्था के लास्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिनमें हम लोक अदालतों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं। तो पहला है कि लोक अदालत के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो लोक अदालतों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो लोक अदालतों से संबंधित एक नाम आपको याद रखना है, जो कि है कौन, पीएन भगवती। ठीक है ना, पीएन भगवती जो है, इनको लोक अदालतों से संबंधित आप जो है नाम याद रखना, इससे आपके क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे। तो ये आपका जो इसके अध्यक्ष थे वो आपके थे कौन, पीएन भगवती। ठीक है। कानूनी योजना सहायता कार्यान्वयन समिति बनी थी 1980 में, उसके ये अध्यक्ष थे। लोक अदालतों के लिए ये समिति बनाई गई थी। ओके। उसके अलावा लोक अदालतों को व्यवस्थित करने के लिए संसद ने कानून का निर्माण कब किया। ठीक है, लोक अदालतें स्टार्ट हो गई, लोक अदालतें चलने लगी, उसके बाद संसद ने इसके लिए क्या किया, एक कानून बनाया। तो इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1987 में। ठीक है ना। तो 1980 में इसकी समिति बनी थी इसके लिए, और 1987 में इसके लिए संसद द्वारा कानून बना दिया गया लोक अदालतों के लिए। लोक अदालत आपके टॉपिक में दिया गया है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है। इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है। विधि सेवा प्राधिकारी कानून बना था 1987 में। ठीक है, ये आपके लोक अदालतों से संबंधित कानून 1987 में बनाया गया। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है। और लोक अदालत जो होता है वो नॉर्मल जो है, जो आपसी झगड़े होते हैं, घरेलू के छोटे झगड़े होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है ना। जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय कौन सा है। तो जिले का जो सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय होता है, ये होता है आपका जिला जज का न्यायालय। ठीक है ना। तो दीवानी न्यायालय सबसे सबसे जो है, जो सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय है जिले का, वो है आपके जिला जज का न्यायालय। देखिए, जिला जज का न्यायालय होता है, उसके बाद होता है आपका सिविल जज सीनियर डिवीजन, उसके बाद आपका सिविल जज जूनियर डिवीजन का न्यायालय होता है, उसके लास्ट में होता है न्याय पंचायत। और जिला जज के न्यायालय के ऊपर कौन सा होता है, तो वो होता है राज्य का हाई कोर्ट। ठीक है ना। हाई कोर्ट के अंतर्गत ये सारे जो है न्यायालय आते हैं। ठीक। तो ये दीवानी न्यायालय की बात है। आपको पता होगा कि दीवानी में क्या होता है। दीवानी न्यायालय में ज़मीन जायदाद से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका निपटारा किया जाता है दीवानी न्यायालय के अंतर्गत। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जिले का सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय कौन सा होता है। तो फौजदारी न्यायालय जब आएगा तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो फौजदारी के लिए आपका सेशन जज का न्यायालय जो है, ये फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के ये नीचे होता है। देखिए इसकी जो है क्या क्या, इसमें कौन कौन से न्यायालय होते हैं। तो आपके जो सेशन जज का न्यायालय होता है, ये फौजदारी का, देखिए फौजदारी अलग है, दीवानी अलग है। फौजदारी में मार झगड़े वाले जो विवाद होते हैं वो सुलझाए जाते हैं फौजदारी न्यायालय में। ठीक है। तो फौजदारी के अंतर्गत आपका सेशन जज का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय, उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उसके बाद मजिस्ट्रेट न्यायिक प्रथम श्रेणी, फिर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, और सबसे लास्ट में आपको कौन सा है, तो ये है न्याय पंचायत। ठीक है। तो आपको ये पता हो गया दीवानी का जो है, जो जिला जज का न्यायालय है, और फौजदारी का कौन सा हो गया, सेशन जज का न्यायालय। ठीक है। तो ये कुछ जिला न्यायालय से संबंधित थे। ये आपके दूसरे टॉपिक में दिया था, तो मैं ये क्वेश्चन उसको वहाँ पे लेना भूल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे शामिल किया हूँ। ओके। जिले में राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना। तो राज्यपाल करेगा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। ठीक है। तो उच्च न्यायालय से परामर्श करता है राज्यपाल, उसके बाद जो है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कौन, राज्य का राज्यपाल। ओके। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्च न्यायालय में कौन नियुक्ति करता है, पहले ये बताइए। उच्च न्यायालय आपके राज्य में होते हैं। ठीक है। तो इसकी नियुक्ति ऐसा नहीं है कि राज्यपाल करता है, नहीं, इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। इसकी नियुक्ति करता है जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो ये याद रखना, कभी कभी जो है हम लोग ये सोचते हैं कि उच्च न्यायालय जो है राज्य में होते हैं तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, नहीं, राज्यपाल नहीं करता है। इसका जो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तें आदि के निर्णय का अधिकार किस पर है। तो ये कौन निर्धारित करता है कि इनको कितनी वेतन, पेंशन और इनके जो है किस तरह के सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये जो है निर्णय करता है कौन, ये निर्णय किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है।
तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन, सेवा शर्तों, इन सब के निर्णय जो है संसद करती है। और उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो क्या होती है कि उसका वेतन क्या होता है, तो उसका वेतन होता है 2.50 यानी कि 2,50,000 रुपये। और जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी कितनी होती है, उनकी होती है 2,25,000। ठीक है, अगर आपको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की वेतन कितना होता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन है, तो इससे ज़्यादा ही होगा, ये आप जान लीजिए। 2,50,000 से ज़्यादा होता है। आप सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो है सैलरी आप बताएंगे कमेंट करके। देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो देश का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो आप सब जानते हैं कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। ये देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। ठीक है, तो सबसे पुराना हाई कोर्ट देश का कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था और 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे स्थित है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ, अधिकतर हम लोग उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय देखते ही क्या करते हैं, इलाहाबाद सही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पूछा गया है खंडपीठ कहाँ है, तो आपको पता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन जो है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है, लेकिन इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, तो खंडपीठ इसकी है लखनऊ में। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश न्यायालय जो है इलाहाबाद में स्थित है और इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, तो खंडपीठ जो है वो लखनऊ शहर में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आते हैं, तो किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में ये आएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। आप जानते हैं कहाँ पे है, ये भारत के नक्शे में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, कोलकाता उच्च न्यायालय यहाँ पे रहेगा, तो इसके अंतर्गत जो है इसका कार्यक्षेत्र आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। और यहाँ का जो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है ना, तो वहाँ पे इस जो है इसके लिए कोर्ट स्थापित किया गया है। ठीक, तो ये इसका जो अधिकार क्षेत्र है ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है, तो भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत, तो अगर सबसे उच्च हो गया तो आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है और यही आपका अंतिम न्यायालय होता है। ठीक है, अंतिम न्यायिक अदालत, इसके बाद आप कहीं पे जो है अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे अंतिम न्यायालय कौन सी हो गई, तो वो आपका हो गया उच्चतम न्यायालय। ठीक, तो ये आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे उच्च और अंतिम न्याय की अदालत उच्चतम न्यायालय हो गई। ठीक है, तो भारत के संविधान के भाग 5 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और संविधान के किस भाग में, तो भाग 5 के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी संस्तुति पर की जाती है, तो इनकी जो नियुक्ति की जाती है, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी मंत्री ने कह दिया कि इनको आप जज बना दो, ऐसा बना दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री के कहने पे नहीं, संसद के कहने पे नहीं, राष्ट्रपति के कहने पे नहीं, एक जो है प्रणाली बनाई गई है जो कि है जजों के कॉलेजियम की प्रणाली। इसमें जो है इसके द्वारा ही जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना, तो जजों के कॉलेजियम जो प्रणाली है, इसके द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली को क्या बोलते हैं, कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो कौन सा कार्य नहीं करेगा सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों की रक्षा आप जानते हैं करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान की रक्षा करता है। ठीक है, संविधान की रक्षा करने का मतलब इसको संविधान का जो है न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो इससे संविधान की भी रक्षा करता है। कानूनों का निर्माण नहीं, कानूनों का निर्माण नहीं करता है, क्योंकि कानूनों का निर्माण कौन करता है, तो कानून का निर्माण करता है संसद। कानूनों की व्याख्या, हाँ, कानूनों की व्याख्या करता है। आपने देखा होगा बेरुआर बारी केस, गोलकनाथ केस, इन सब में ये कानूनों की व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो कौन सा कार्य नहीं करता आपसे पूछा गया, तो आप ये कानूनों का निर्माण नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। ठीक है, देखिए, कानून का निर्माण करना किसका कार्य है, तो ये कार्य है आपके संसद का कार्य। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं।
संविधान की व्याख्या करने के लिए कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच गठित की जाती है? तो जो संविधान की व्याख्या होती है कम से कम आपसे पूछा गया है। अधिक से अधिक आप जानते हैं कि जो है जो आपका वो केस हुआ था 1973 वाला जो केस हुआ था केरल का, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है ना। उसमें जो है 13 जजों की बेंच बैठी हुई थी, ठीक है। तो कम से कम कितने जो है जज न्यायाधीश हो सकते हैं? तो कम से कम जो है 5 न्यायाधीश हो सकते हैं संविधान की व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो 13 जजों की बेंच जो आपकी बैठी थी वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बैठी थी, ठीक है ना। तो 13 जो है जजों की बेंच उसमें बैठी थी। और कम से कम कितने हो सकते हैं? तो कम से कम हो सकते हैं 5। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि PIL का मतलब क्या है? तो PIL आपसे देखते हैं, आप कई बार न्यूज़ में सुनते हो कि PIL दाखिल किया गया। तो PIL का मतलब क्या होता है? PIL का फुल फॉर्म आप याद रखिए, ये आपसे पूछा जाता है। PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है ना। तो ये आपका फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ओके, इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? जनहित याचिका भी बोलते हैं, ठीक। तो जनहित याचिका यानी कि PIL जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में प्रस्तुत की जा सकती है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि क्या जो है हम PIL को केवल सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं या फिर उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, हाई कोर्ट में। तो जी हाँ, आप उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में जो है जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित अभियोगों की शुरुआत सबसे पहले, और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो PIL की स्टार्टिंग है ये सबसे पहले कहाँ से हुआ था? तो ये सबसे पहले अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ने शुरू की थी, ठीक है ना। तो PIL जो है या जनहित याचिका जो है ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी, और वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी स्टार्टिंग की थी, ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? अभी आपने देखा कि संविधान की रक्षा कौन करता है, तो संविधान का रक्षक बोला जाता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय यानी कि आपके सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं क्या? तो सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं हम लोग संविधान का रक्षक, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है कि संसद द्वारा पारित विधियों की संवैधानिकता की जांच अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा करता है। तो इनको जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, अगर संसद कोई कानून बनाती है तो उसकी संवैधानिकता की जांच करते हैं ये लोग कि ये संविधान के जो है अनुरूप है या नहीं। अगर उसमें कोई भी निरंकुशता या फिर कोई संविधान के अनुरूप कोई चीज़ नहीं है तो ये क्या करते हैं कि उसके प्रभाव को वहाँ तक कम कर देते हैं जहाँ तक कि वो जो है उसका उल्लंघन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है ये मूल अधिकारों की रक्षा भी करते हैं, कौन? आपके उच्चतम न्यायालय, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं, आइए। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है और इसके साथ साथ हमारे जो है संविधान का रक्षक भी है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है ये किस देश से ली गई है? ये वाला अगला क्वेश्चन है। तो ये आपके इंग्लैंड से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, आयरलैंड से या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है ये आपके अमेरिका से ली गई है, ठीक है ना। अमेरिका के देश से इसको लिया गया है। तो अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है, ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है कि विधि का शासन हो। विधि का शासन का मतलब क्या है कि यानी कि जो अगर कोई जो है संविधान के अनुरूप जो है कानून नहीं बनाया गया है तो उसको जो है इसी की ये जांच करता है सुप्रीम कोर्ट कि ये संविधान के आधार पर है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्या है कि इसका जो आधार है कि विधि का शासन, यानी कि जो कानून बनाया गया है उसका शासन होना चाहिए, जो संविधान बनाया गया है उसका जो है शासन होना चाहिए, ना कि कोई अपना निरंकुश जो है नियम बना दे, ठीक है। तो और इसका जो है एक और आधार क्या है कि इसका जो तात्पर्य है वो है विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है वो है विधि के शासन को बनाए रखना और विधि की सर्वोच्चता को स्थापित करना, यानी कि जो आपका संविधान है यही आपका सर्वोच्च है, इसके ऊपर आप जाके कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी की जांच करता है आपका सुप्रीम कोर्ट और यही आपका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार होते हैं, तो 3 क्षेत्राधिकार आपके प्रारंभिक हो गए और अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके अलावा आपका परामर्शदाता क्षेत्राधिकार होता है। तो परामर्शदाता का क्षेत्राधिकार जो होता है इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 143 है, ठीक है, इसके अंतर्गत
राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। इसके लिए दो नियम वो बनाए गए हैं, रूल बनाए गए हैं कि उसी के अंतर्गत उनसे संबंधित वो सलाह ले सकता है। तो अधिकतर आपसे पूछा जाता है कि जो सलाहकारी शक्ति है ये किसके पास है, ठीक है। तो ये है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास। और कौन सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, तो वो लेता है राष्ट्रपति। आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये कुछ मामले दिए गए हैं, इनमें कौन से जो है प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकारों में आते हैं, यानी कि वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी है और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी। तो केंद्र राज्य विभाग, राज्य और राज्य के मध्य विवाद, या फिर जो है मौलिक अधिकारों से उल्लंघन के मामले, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें जो प्रारंभिक और अपीलीय दोनों हैं, वो आपका है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लंघन का मामला होता है, ये प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकारों में आते हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। इसको आप याद रखना, उपरोक्त सभी यहाँ पे नहीं सही है, क्योंकि जो आपके केंद्र और राज्य संबंध है, ठीक है, ये जो है और ये जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, ठीक है। ये दोनों प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। जबकि प्रारंभिक और अपीलीय दोनों में कौन आता है, तो वो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले। ओके, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले आपके प्रारंभिक और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकारों में आते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो केंद्र राज्य के मध्य विवाद होता है, या फिर राज्य राज्य के मध्य विवाद होता है, वो सब आते हैं। ये आपका विभाग नहीं है, ये आपका क्या है, विवाद है, ठीक है ना। ये आप याद रखना, गलती से विभाग लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल ढांचा का सिद्धांत किस मुकदमे के अंतर्गत आया था, या फिर किस ईयर में आया था। तो ये आपका जो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और ये कब आया था, तो ये आया था 1973 में हुआ था, ठीक है ना। तो 1973 में हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसी में जो है संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप जरूर याद रखना। इसके अलावा देखिए गोलकनाथ का केस है, तो गोलकनाथ केस में भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो गोलकनाथ केस था 1967 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक समीक्षा करती है उस पर सवाल उठाया गया था, यानी कि जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अभी आपको ऊपर बताया गया, उस पर सवाल किस पे उठाया गया था, तो वो उठाया गया था गोलकनाथ केस में। जबकि केशवानंद बनाम भारती केस में क्या हुआ था, तो इसमें संविधान के मूल ढांचा का प्रतिपादन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर कानून मंत्री। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, तो इनको जो शपथ दिलाई जा रही है वो राष्ट्रपति के सामने दिलाई जाएगी, या फिर राष्ट्रपति शपथ दिलाने के लिए अगर किसी को नियुक्त करता है तो उसके सम्मुख जो है शपथ दिलाई जा सकती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो है न्यायाधीशों को शपथ दिला सकता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना शपथ राष्ट्रपति के समक्ष या इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लिया जाता है। तो इसके लिए का मतलब हो गया कि शपथ ग्रहण करवाने के लिए अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रहा है वो, तब उसके सामने जो है ये जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये लोग अपना शपथ ले सकते हैं, या फिर इसके लिए जो सही आंसर है आपका ये होगा आपका राष्ट्रपति। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है कौन, नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको जो शपथ दिलाई जा रही है वो शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा, ये अंतर आप याद रखना। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति भी कौन कर रहा है, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति कर रहा है, और इनको शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के समक्ष या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष जो है दिया जा रहा है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहा है कौन, वो कर रहा है राष्ट्रपति, लेकिन शपथ किसके समक्ष दिलाई जा रही है, तो राज्यपाल के समक्ष। ये अंतर आप याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। तो देखिए प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में अभी देखना। तो आपको परामर्श वाला क्षेत्राधिकार मैंने बताया था। तो विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको दिया गया, अभी आपको बताया गया। तो ये दिया गया है राष्ट्रपति को, और ये इसका अनुच्छेद भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद आप याद रखना कि अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है ना। परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो दे सकती है और ना चाहे तो नहीं दे सकती है, ठीक है। ये उससे परामर्श मांग सकते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये उसकी जो है इच्छा पे है, विवेक पे है कि वो इनको
परामर्श दे या ना दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु आपको पता होगी, ये होती है आपकी 65 ईयर्स। इसके अलावा आप याद रखेंगे किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु भी याद रखेंगे। 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी अवकाश ग्रहण करने की आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की आयु है 62 वर्ष। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश हैं उनको अवकाश ग्रहण करने की आयु क्या है? तो वो है 62 वर्ष। ये दोनों आपको पता होगा, फिलहाल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। ओके, भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो संघीय न्यायालय जब आपसे पूछा जाएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में। और इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि स्थापना कब हुई थी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो दोनों आपका क्वेश्चन का वो आंसर अलग अलग है। तो भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी तो वो तो हुई थी 1937 में। ठीक, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई। लेकिन ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 का जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे सर मॉरिस ग्वेर। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि इसकी स्थापना, संघीय न्यायालय की स्थापना तो 1937 में हुई थी, लेकिन किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है? तो उच्चतम न्यायालय आपका किसका है? ये आपसे पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट का पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी हो गई है? ये बढ़ा के कर दिया गया है 34। ठीक है, यानी कि 33 न्यायाधीश प्लस एक आपका कौन? एक आपका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चीफ जस्टिस। तो ये टोटल हो गया आपके 34। ठीक, तो अनुच्छेद 124 में आपको उच्चतम न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान दिया गया। आपको बताया गया था 124 से 147 तक जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो 124 में आपके उच्चतम न्यायालय के गठन का जो है प्रावधान दिया गया है। और क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यानी कि ये जो 34 है इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़ाने के लिए जो है कौन जिम्मेदार है, मतलब कौन इसको बढ़ा सकता है? तो वो जो है संसद द्वारा पारित अधिनियम, यानी कि संसद इसकी संख्या को बढ़ा सकती है कि इसमें जो है और भी न्यायाधीश रह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये आपकी रिट याचिकाएं कुछ होती हैं। कितनी रिट जारी होती हैं ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और रिट जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद आप बताइएगा और हाई कोर्ट का अनुच्छेद आप बताइएगा, किस अनुच्छेद के तहत ये रिट जारी किए जाते हैं और कितने रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है ना, कितने रिट जारी किए जाते हैं। और इनमें देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, यानी कि किससे जो है हम जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस जो है अधिकार से उन्होंने कोई भी जो है आदेश दिया है, यानी कि न्याय क्या कहते हैं उसको, न्याय दिया है, या फिर जो है किस अधिकार से वो जो है अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज़ों की सुनवाई कर रहे हैं। तो ये आपका जो है अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया, या फिर प्रतिषेध हो गया, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है कि बी और सी दोनों। ठीक है ना, तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो उत्प्रेषण और प्रतिषेध याचिकाएं अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। कौन कौन सी? उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये दोनों याचिकाएं जो हैं ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती हैं। ठीक है ना, तो ये था आपके 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दिया कीजिए आप लोग। ठीक है, इस समय व्यू जो है आप लोग कम करते जा रहे हैं। वीडियो देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।